क्विकली मैं अपडेट मतलब थोड़ा रिवाइज करूंगी कि बेसिकली हम लोग हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विमेन रिलेटेड काम करता है, लेडीज के विषय पे काम करता है। और इस प्रोजेक्ट में हम एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेसमेंट एजेंट, उबर, ओला, इस टाइप हम 4 अलग अलग काम पे फोकस कर रहे हैं। तो आपके नानी मानी के बारे में जानना था, थोड़ा अगर आप अपने बारे में भी बता सकते हैं और नानी मानी के बारे में भी बता सकते हैं। मैम मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं यहाँ हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और पिछले 10-11 साल से मैं ये डोमेस्टिक स्टाफ के लिए काम कर रहा हूँ। पहले हमारी वेबसाइट थी डोमेस्टिक हेल्प इन इंडिया के नाम से, वो हैक हो गई थी। उसके बाद फिर हमने ये नैनी मैचिंग ये वेबसाइट बनाई है उसके बाद, और मैंने खुद ही बनाई इनफैक्ट ये। अच्छा। तो मेरे को मार्केटिंग का भी काफी कुछ वो है, तो मैं सीखता रहता हूँ, तो ये मैंने खुद ही बनाई थी nanymanny.com। ओके। और कितना साल हो गया इसको बनाए हुए? अभी इसका तो ये 1-2 साल पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। उससे पहले हमारी और दूसरी वेबसाइट थी। अच्छा, ये जो दूसरा वेबसाइट था उसमें फिर आपके बहुत सारे डिटेल्स भी चले गए होंगे जो? अब मैम उसमें काफी डाटा था, आपको जान के वो होगा कि ये जो जैसे बाबा जॉब है और दूसरी वेबसाइट इस तरह की जो आजकल जो चल रही है, तो ये तो अभी आई है। मैंने वो 2010-11 में बनाई थी डोमेस्टिक हेल्प इन इंडिया। उसमें पूरा सिस्टम था कि आप कैंडिडेट का प्रोफाइल देख के उनको डायरेक्ट उनका नंबर लेके हमारा कुछ नॉमिनल जो भी अमाउंट था पेड करके उनके कॉन्टेक्ट नंबर आप लेके डायरेक्ट हायर कर सकते थे, इस तरह का कंसेप्ट था। अच्छा। तो वो तो हैक होने के बाद फिर आपने सेम कॉन्सेप्ट आपने यूज किया है नानी मानी? वही चीजें हैं। हाँ जी, वो उतना बढ़िया नहीं बना अभी इसमें, ये विक्स पे मैंने बनाई है तो इतना बढ़िया नहीं बना। अभी मैं और इसमें प्लानिंग कर रहा हूँ और इसको रिफाइन करने की। ओके। तो अभी कुछ चीजें इसमें कम है कुछ। ओके जी मैम जी। आपने बताया कि आपके पास जो वर्कर्स हैं उनके प्रोफाइल रहते हैं वेबसाइट पे, तो इसमें मतलब आप कैसे रिक्रूट करते हैं वर्कर्स को? मैम देखिए, इसमें क्या है कि स्टार्टिंग से मेरा जो नेटवर्क है वो इस तरह का है, इन लोगों से काफी मेरा वो रहा है। तो नेटवर्क में जैसे लोग आते हैं तो उनकी सारी चीजें हमें पता होती है, कि इंडिविजुअल हर आदमी का, लेडीज का, लड़के का, कोई भी जो मेड है तो कुक है जो भी है, तो उनकी पूरी डिटेल हमें पता होती है, बैकग्राउंड पता होता है। और इसके लिए जैसे हमारे क्लाइंट हैं वो हमें ऑनलाइन अप्रोच करते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट होगी और दूसरी जगह हम मार्केटिंग करते हैं, स्पीकर वगैरह पे, इन पे पेड भी करते हैं, गूगल पे भी करते हैं। अच्छा। तो गूगल तो पे ये प्रिंट मीडिया में भी आप ऐड देते हैं? प्रिंट मीडिया का मैम इतना ज्यादा अच्छा स्टार्टिंग में किया था, मैंने सारी चीजें देखी हुई है मार्केटिंग के लिए, तो हर चीज को कोई ऐसा स्टोन नहीं है जो मैंने टर्न ना किया हो, नो स्टोन अनटर्न वाली बात है। तो मैंने सारी चीजें देखी, बट उसका क्या होता है कि वो एक उसका 2-3 हजार रुपये लेते हैं और उसका रिजल्ट वो नहीं आता, ROI नहीं मिलता। तो इसलिए मैं 1-2 बार देख के, मैंने मैगजीन वगैरह में भी दिया हुआ है, बट उनका वो ROI नहीं आता है। ROI मतलब? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाया उनके ऊपर, एड के ऊपर, तो उतना वो आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐड करने का। ओके, मतलब उतना प्रॉफिटेबल आपको नहीं लगता है? हाँ जी, करंट का इतना वो नहीं है। तो आप मतलब गूगल और फेसबुक ऐसे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है सारे, वो सारे में हम यूज करते हैं। सभी के ऊपर हमने पेड भी हैं, फ्री भी हैं, और मेरा तो ज्यादातर एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो फ्री वाले हैं उन पे अपना टाइम लगा के हम भी सीख गए उसमें मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है सारी, तो वो ज्यादा ही। और क्योंकि आपने बोला था कि आप ही ने खुद ने वेबसाइट बनाया है,
पुराना वाला भी नया वाला भी? और नहीं, पुराना वो मैंने बनवाया था, वो जो domestichelpindia.com था वो मैंने बनवाया था उसका। अच्छा, ये नया वाला आपने खुद बनाया? ये मैंने खुद बनाया है। अच्छा, तो मतलब आपका फंडिंग पैटर्न क्या है? मतलब स्टार्टिंग में आपका कहाँ से था? आपने को सीड फंडिंग था या फिर? नहीं मैम, फंडिंग वगैरह का इतना वो नहीं था, फंडिंग का नहीं। मैंने स्टार्टिंग से अपने रिसोर्स से, खुद के अपने रिसोर्स से, अभी तक जो भी मैं काम कर रहा हूँ खुद के रिसोर्स से ही मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से, और अभी तक फंडिंग का होता तो शायद हो सकता और ज्यादा बड़े लेवल का होते। तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे ऐसे स्टार्टअप कंपनीज अप्रोच कर सकती हैं, लोन ले सकते हैं? आपने ऐसा कुछ ट्राई किया है अभी तक? हाँ, इस तरह का मैं देखिए पढ़ता तो रहता हूँ, पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अभी, जैसे बॉम्बे में है बुक माई बाई, उन्होंने कई जगह से फंडिंग ली है। इस तरह से कई आजकल स्टार्टअप के बारे में पढ़ते रहते हैं नेट पे, तो काफी कुछ है, पर मैंने शायद अभी ट्राई नहीं किया किसी के ना। अच्छा, ओके। तो आप रिक्रूटमेंट के बारे में बोलते कि आपको जो भी वर्कर्स हैं, जो भी कुक्स हैं, अब मेड जो भी आपके साथ काम करते हैं, उनके बारे में पता रहता है सब कुछ? हाँ, उनका पूरा हिस्ट्री और पूरा पता रहता है, पूरा एक चीज। हमें इतने ज्यादा लोग नहीं होते हैं, तो दिन में 2, 4, 5 लोग 10 लोग आते हैं, तो इतना तो वो बातचीत होके पूरा पता चल जाता है, किसके थ्रू आए हैं, कैसे आए हैं, तो सारी चीजें होती है। अच्छा, तो यूजुअली किसके थ्रू होता है आपका? वो रिक्रूटमेंट टीम है या फिर आप एड के थ्रू? एड का भी होता है वैसे भी, और जो हमारे जो एग्जिस्टिंग वर्कर काम कर रहे हैं उनके रिकमेंडेशन से भी आते हैं। 50% रिकमेंडेशन का, 50% और बाकी वैसे ऑनलाइन और वैसे मान लीजिए। अच्छा, और मतलब अगर वो आ गए तो फिर उनको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा रहता है? मतलब कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं, फिर? कोई फॉर्मल, कोई उनसे चार्ज नहीं लिया जाता है। और दूसरे फील्ड में लोग क्या करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के नाम से कुछ 500, 1000, 2000 जो भी लेते हैं वो लोग लेते हैं, बट हमारे इसमें मैं नहीं लेता किसी से भी। जो एम्प्लॉई है उनसे किसी से भी एक पैसा नहीं लेते हम, सिर्फ एम्प्लॉयर से जो हमारा सर्विस चार्ज होता है वो चार्ज करते हैं हम। इनसे कैंडिडेट से कोई वो नहीं लेते। यहाँ इनका ये है, इनका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वो सारी चीजें जो भी डिटेल चाहिए होती है वो हम लिख लेते हैं, अपने उसमें रखते हैं पूरा डाटा पूरा, बट वो नहीं है कि भाई आपका ये इतना रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ये दे दो, तो वो सिस्टम नहीं रखता हमने कभी, शुरू से ही नहीं किया कभी। और आधार कार्ड और वेरिफिकेशन के लिए बाकी डिटेल्स आप लेते हैं? हाँ, वो तो मैम, वो तो मस्ट है। देखिए किसी को लगा रहे हैं तो पूरी हमारी जिम्मेवारी है, तो वो हम अपने लेवल पे अगर उसको सही से क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो आगे हमें प्रॉब्लम होगी। मतलब किस टाइप के आपके पास वर्कर्स रहते हैं? वर्कर में देखिए हमारा 70 to 80% तो आप मान के चलिए मेड सर्वेंट। अच्छा, उसमें से 70 से 80% मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग में से 80 लोग मेड सर्वेंट के लिए कॉल करेंगे। उसमें 15-20% लोग ये हैं कि कोई लड़का मांग रहा है, कोई वैसे हेल्पर मांग रहा है, कोई पेशेंट के लिए, कोई हेल्प के लिए मांग रहा है। तो ज्यादातर 80% वो है, और उसमें भी 80 to वही 70-80% लोग मेल ये फीमेल मांगते हैं घर में काम के लिए, तो लड़कों का वही 20% रहता है। कुक्स में भी ऐसा ही रहता है कि लेडीज प्रेफर करते हैं लोग ज्यादातर। और ये तो मतलब घर का काम के लिए लेडीज को प्रेफर करते हैं। इसमें ही मतलब जात कोई पर्टिकुलर कास्ट है या फिर पर्टिकुलर रिलीजन है जो लोग प्रेफर करते हैं, या फिर? हाँ, इसमें आपने यहाँ पे थोड़ा सा है, कुछ लोग हैं, कुछ मान के चलिए आप, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमें मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग यानी कि एक्सेप्ट करते हैं। क्रिश्चियन तो सब जगह चल जाते हैं, पर थोड़ा सा किसी किसी घर में ही हमें पूछना पड़ता है। जैसे हमारे पास कई कैंडिडेट आते हैं जो ये मुस्लिम हैं, तो उनका ये रहता है कि हमें कहना एम्प्लॉयर से बात करते हैं तो उनसे हमें पूछना पड़ता है कि आप इनको प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे। कई लोग डिनाई कर देते हैं कि भाई हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, या हमारा पूजा पाठ होता है। कई बहाने वो लगाते हैं कि भाई हम मुस्लिम कैंडिडेट नहीं रखेंगे। थोड़ा सा इस चीज का रहता है, कई बार रहता है।
ज्यादा वो नहीं है। काफी लोग वो नहीं कहते, वो कहते हैं भाई कोई कास्ट क्रेड का कोई वो नहीं है। कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है इतना, पर कुछ लोग हैं इस तरह के अभी भी हैं। और तो फिर आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उसमें कितने मतलब तकरीबन भी अगर आप बता पाए तो कितने मतलब मुस्लिम वर्कर्स होंगे? मैम इसमें क्वांटिटी में जाए तो ज्यादा नहीं, कुछ 5 से 10% हो सकता है। अगर 10 लोग आ रहे हैं तो कोई मुश्किल से 1 या 2 लोग कभी कभार, वो भी इतना नहीं, 5 से 10% लोग। और उस 5-10% में भी अगर मोस्टली मेन है या मोस्टली औरतें? उसमें रेशियो बराबर रहता है। अच्छा। हाँ, उसमें पार्ट टाइमर जो कैंडिडेट हैं अभी तो थोड़ा सा ये कम हो गया। जैसे ये रिफ्यूजी लोग हैं बांग्लादेश के जो होते हैं, अभी थोड़ा सा कम है इसका। अभी कोविड के बाद तो अभी तो बिल्कुल कम हो गया। ये तो पहले ये झुग्गी वगैरह में ही रहते थे, तो ये मुस्लिम लोग ये पार्ट टाइमर जॉब करते हैं। ज्यादातर इनका ये रहता है, वो बोलते छोटा काम। तो वो 1-2 घंटे साफ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह वाले। अच्छा। तो वो उनका मोस्टली उनका अपने आप ही हो जाता है। वो उनको ज्यादा यानी कि ना वो हमारे प्लेसमेंट वगैरह के पास जाते हैं। उनका क्या रहता है, वो सीधे सोसाइटी में चले जाते हैं और सोसाइटी में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं लोग उनसे बोल देते हैं कि भाई हमें मेड चाहिए, भेज देना। तो वो 1-2 घंटे वाले छोटे काम वाले वो उनका डायरेक्ट ही हो जाता है। उनको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है और ना वो उनको यूज करना आता है। वो पढ़े लिखे भी कम है और उनका वैसे ही काम हो जाता है। किसी को अगर 10-12 घंटे के लिए चाहिए या फुल टाइम लिविंग चाहिए, सभी लोग हमें अप्रोच करते हैं। अच्छा। तो लंबे टाइम के लिए जो रहते हैं वो यूजुअली प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाते हैं। जी। आपका मतलब प्रॉपर एजेंसी बोलते हैं ना, मतलब जो आपका? जी एजेंसी बोलते हैं, प्लेसमेंट कंसल्टेंट। अच्छा। और ये जो चीज आपने बोली कि जो चौकीदार से बोलते हैं, और ये चीज हमने काफी देखी है, काफी जगह पे इस पे डिपेंड करते हैं लोग, चाहे वो वर्कर्स हो या क्लाइंट हो। रीजन क्या है कि मैम उसमें देखिए जो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1-2 घंटे के लिए कोई छोटे छोटे काम के लिए होता है। तो वो उनका नेटवर्क वो आसपास झुग्गी वगैरह में वो रहते हैं आसपास के एरिया में, तो वो लोग जाके वो सीधे गेट पे अप्रोच करते हैं और जिनको जरूरत होती है वो गेट पे बोल के रखते हैं। तो वो बताते हैं इतने नंबर में काम में चले जाओ, जाके बात कर लो भाई। तो उनका हो जाता है और वो मिल भी जाते हैं। और ये काफी लोग हैं उसमें ज्यादातर ये मुस्लिम लोग हैं। अच्छा। तो पर जो फुल टाइम लिविंग जो स्टाफ रहता है घर में, उसमें लोग अवॉइड करते हैं। और ये जो लिविंग का जो वर्क रहता है मोस्टली, क्या एज ग्रुप की औरतें रहती हैं जो लिविंग में जा पाती हैं, तो लंबे टाइम के लिए जा पाती हैं? कम से कम 70% आप मान के चलिए लोग प्रेफर करते हैं बिलो 30। बिलो 30? हाँ जी। अच्छा। और कुछ 20-30% लोग हैं जिनको ये रहता है कि भाई घर में आदमी हैं, बच्चे हैं और हैं, तो उसमें थोड़ा एज वाली लेडी हो। कई लोगों को ये भी रहता है कि भाई स्टेबिलिटी रहती है, ज्यादा थोड़ी एज वाली लेडी रहे तो वो रुक के काम करती है, उनका थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कम रहता है, वो 1-2 साल तो रुक जाती हैं। और ये यंग लड़कियां होती हैं, थोड़ा इनका ज्यादा वो रहता है, चेंज कर जाती हैं महीने 2 महीने 4 महीने में। तो इसलिए वो थोड़ा सा उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो एज वाली लेडीज को कुछ लोग प्रीफर करते हैं, पर ज्यादातर लोग का ये रहता है कि भाई यंग लड़की हो, एनर्जेटिक हो, भाग दौड़ करे बच्चों के साथ, वो काम ज्यादा करती है। अच्छा। और ये जो आपने पहले बताया था इनका प्रोफाइल जाता है, तो जब प्रोफाइल जाता है तो क्लाइंट्स प्रोफाइल को देख सकते हैं राइट ऑनलाइन में? ऑनलाइन होता है। दिखती है ऑनलाइन पे? हाँ, उनका फिक्स होता है, उनकी डिटेल होती है मोटी मोटी। तो कांटेक्ट नंबर फिर हम अपने पास रखते हैं, अगर क्लाइंट को इंटरेस्ट होता है तो फिर हम कॉन्फ्रेंस में बात करवा देते हैं क्लाइंट। अच्छा। तो अगर मैं क्लाइंट हूँ, मेरे को एक प्रोफाइल दिखा जो मुझे पसंद आया, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगी? हाँ जी, फिर हम उस पर कॉन्फ्रेंस में बात करवा देते हैं। आजकल तो वीडियो कॉल पे चल रहा है। ओह अच्छा। आजकल तो वीडियो पे कॉल हो जाती है। आपका क्लाइंट का कैसे होता है प्रोसेस? जैसे मैंने आपको अप्रोच किया, आप मुझे नंबर दोगे, पेमेंट मतलब क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन पेमेंट होता है, वो कितना रहता है?
मैम इसमें देखिए हमारा एक मुश्त रहता है, साल भर का हम एग्रीमेंट करते हैं और एक शॉर्ट अच्छा। टर्म का, दो चीजें होती हैं। तो अगर हाँ। लॉन्ग टर्म का साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें 20 से 25,000 रुपए के बीच में, हम 20-25,000 रुपए के बीच में कोर्ट तो करते हैं 25,000। बट उसमें कई क्लाइंट कई पुराने होते हैं, कोई किसी के रिकमेंडेशन से आया है कि भाई हमें उन्होंने आपका नंबर दिया है, तो पुराने अच्छा। क्लाइंट के रिकमेंडेशन से, तो उसमें 20 से 25,000 रुपए के बीच में हमारा रहता है। अच्छा, ओके। ये वन ईयर का रजिस्ट्रेशन हाँ जी। रहता है। ओके, और इसमें मतलब रिप्लेसमेंट भी रहता है? हाँ, पूरी गारंटी रहती है मैम, रिप्लेसमेंट का पूरे 1 ईयर का वो रहेगा कि भाई बीच में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो पूरा उसका बैकअप करना होगा। और फिर तो मैंने रजिस्टर किया और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन में मतलब क्या क्या कवर करते हैं आप? अगर मैंने रजिस्टर किया है तो मतलब मुझे एक्सेस देंगे, उनका नंबर देंगे वर्कर का? हाँ, उसमें मैम देखिए ऐसा है कि कैंडिडेट से बात करवाएंगे, इंटरव्यू करवाएंगे, ऑफ कॉल जैसे भी जो उनसे कांटेक्ट होगा कैंडिडेट से, तो वो सारे साधन है। आजकल वीडियो कॉल है, आजकल लेटेस्ट ये है कि वीडियो कॉल, तो कैंडिडेट को उसका सीधा, यानी कि आजकल आने जाने का थोड़ा वो बच जाता है, तो एम्प्लॉयर को वीडियो कॉल से बात हो जाती है, तो वही इंटरव्यू थोड़ा इजी वो रहता है कि तसल्ली हो जाती है कि भाई ये कैंडिडेट है, ये है सारा, तो वीडियो कॉल से वो इजी होता है। अच्छा, तो वीडियो कॉल पे 2 इंटरव्यू होता है? हाँ जी मैम। अच्छा। और ये जो हर मेड कितना सैलरी लेती है या फिर कितनी छुट्टियां हैं, ये सब कैसे डिसाइड होता है? ये मैम म्यूचुअली है आपस में, वैसे प्री डिफाइन भी रहता है कि भाई महीने में कम से कम 2 छुट्टियां, और कुछ लोग 4 भी देते हैं, बट मोस्टली अपने वर्कर अपने तरफ से बोलते हैं या फिर आपके कुछ गाइडलाइंस हैं? नहीं, 2 की तो हमारी गाइडलाइन पक्की है, 2 छुट्टी तो मिनिमम है ही है। और कुछ वर्कर ये रहते हैं कि भाई उनकी ज्यादा फैमिली की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कहते हैं भाई हमें 3 या 4 छुट्टी चाहिए महीने में, तो वो भी हम का एम्प्लॉयर से डिस्कस करते हैं कि भाई इनका इस तरह का है, तो वो रहता है, वो रिडिफाइन चीजें। अच्छा। और एक तो डे मतलब जो 10 घंटे जो काम करते हैं, बट दूसरी चीज होती है जो दिन वर्क जो होता है, उसमें स्पेशली जब औरतें होती हैं तो सिक्योरिटी लेवल, सेफ्टी लेवल और वहाँ पे रहने का मतलब काम है, ये सब चीजें किस लेवल पे वो देखी जाती है? मैम देखिए इसमें क्या होता है कि आजकल ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग है गुड़गांव दिल्ली में, तो गुड़गांव में ज्यादातर हम बैठे हैं, तो हमारे 80% क्लाइंट तो हमारे गुड़गांव में ही है। तो मोस्टली हाई राइज बिल्डिंग है, तो उनमें मोस्टली में सर्वेंट रूम रहता है। अच्छा। तो मेक श्योर करते हैं कि उनका अलग से सेपरेट रूम रहे, रूम अगर नहीं भी है तो भी उनका सेपरेट कुछ हो, अलग से उनका बाथरूम हो और कपड़ा रखने का, सोने की थोड़ी सेफ्टी हो, तो वो चीज हम मेक श्योर करते हैं। तब बात करते हैं, स्टार्टिंग में इंटरव्यू करते हैं, तो उस टाइम ये चीजें क्लियर करते हैं कि भाई इनका रहने का और वो सारी चीजें सेफ है नहीं है, तो वो सारी चीजें मेक श्योर करते हैं हम स्टार्टिंग में, तब लगाते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं उस टाइम। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, और अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम उनको कैंडिडेट से बोल के रखते हैं कि भाई आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमें किसी भी टाइम आप हमें अप्रोच करिए, बताइए कोई भी इस तरह की दिक्कत परेशानी हो, या एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत परेशानी हो कि भाई ये कैंडिडेट सही नहीं है, तो दोनों तरफ की हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसी का भी कोई भी इश्यू है तो उसको रिजोल्व करते हैं। तो दोनों तरफ से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोलते हैं कि हम मतलब वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। और जनरली आपके एक्सपीरियंस हो, कितने साल से आप इस फील्ड में हो, तो औरतों को इस फील्ड में आने में क्या जनरली प्रॉब्लम रहता है? औरतों को मैम देखिए इसमें क्या है कि दोनों ही चीजें हैं, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि औरतें हैं घर का काम आराम से मैनेज कर लेती हैं इजीली और रह जाती हैं घर में।
और काफी प्रॉब्लम भी है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें स्मूथली चलती हैं कई जगह, यानी कि काफी प्रॉब्लम तो आपको पता है समाज में हर तरह के लोग हैं। तो अगर फैमिली अच्छी है, लोग अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई जगह कई फैमिली में कुछ थोड़ा बहुत रहता है तो इशू भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इजी हैं। तो थोड़ी बहुत कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, कई बार कुछ काम का इशू रहता है, कई बार ये फोन वगैरह का इशू रहता है, कई बार छुट्टी वगैरह का भी इशू हो जाता है कि भाई उनको जब छुट्टी चाहिए वो उस टाइम नहीं दे सकते। तो छोटे मोटे इशू तो चलते रहते हैं वो तो। तो आपका मतलब अगर कोई कंप्लेन है, एक वर्कर है, उसको क्लाइंट के घर पे काम कर रहा है, उनके खिलाफ एक कंप्लेन है, तो कैसे वो प्रोसेस फिर कैसा रहता है आपके एजेंसी में? मैम उसका रिजोल्व करते हैं, जैसे भी सिचुएशन होती है दोनों पार्टी से बात की जाती है, जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है, तीनों मिलके एम्प्लॉयर हम और तीनों बैठ के उसकी बातचीत करके जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो तीनों के उसमें फेवर में जो हो, तीनों के कंसेंसस जो हो, जिससे वो रिजोल्यूशन वो उसका रिजोल्व करते हैं सारा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका एक अलग टीम है या फिर आप कोर टीम ही हैंडल करते हैं? हाँ नहीं, ज्यादा बड़ी टीम तो नहीं है, सिर्फ मेरी टीम में 3-4 लोग ही रहते हैं हमेशा। मैं हूँ, मेरी वाइफ है और एक दो स्टाफ है और भी लोग हैं। और वैसे अलग से वैसे मेरे पास फ्रीलांसर ज्यादा है, जैसे जो सोर्स करते हैं, लेके आते हैं, इनको करते हैं, तो वो मैं यानी कि उनको वैसे सैलरी बेस पे नहीं रखता हूँ, उनको काम के हिसाब से जैसे काम करते हैं उस हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो 1 साल का जो अग्रीमेंट जो आप बोल रहे थे, तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है? हाँ, पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, तो उसमें रिटर्न एग्रीमेंट होता है? जी। अच्छा, और इसमें हरीश जी वर्कर को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या कॉन्ट्रैक्ट आपके और क्लाइंट के बीच में ही रहता है? मैम वर्कर का उसमें जिक्र होता है, वर्कर के कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, साइन होता है, तो तीनों ही पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, हम वर्कर और एम्प्लॉयर, देख तीनों का ये रहता है कि भाई उसमें 8-10 चीजें होती हैं। एम्प्लॉयर का डिटेल होता है, कैंडिडेट का डिटेल होता है, हमारा होता है, क्या काम करेगा, कितनी सैलरी देगा, वो सारी मोटी मोटी चीजें होती हैं, तो उसमें सबकी वो राजी होती है, तो तीनों के वो होते हैं। अच्छा। और मतलब किस तरीके के क्लाइंट्स रहते हैं मोस्टली आपके, क्योंकि आप बोलते गुड़गांव एरिया के हैं? तो मतलब सब वर्किंग एज ग्रुप के होते हैं या फिर इसमें मैम 80% आप मान के चलें तो इसमें वही है, दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चे घर पे हैं, किसी किसी के क्लाइंट के पेरेंट्स साथ में है, नहीं तो ज्यादातर लोगों के वही है, वर्किंग कपल रहते हैं ज्यादातर। अच्छा। तो उनको ये रहता है कि भाई पूरा फैमिली का काम है, कोई एक फुल टाइम रख लेते हैं, एक पार्ट टाइमर रख लेते हैं, तो उससे काम चल जाता है। पार्ट टाइमर झाड़ू पोछा वगैरह वो करके चली जाती है और बाकी का वो एक लेडी काम कर लेती है पूरा। इस तरह क्या रहता है। तो आपके एक्सपीरियंस में एक डिग्निटी का सवाल होता है जनरली, जो स्पेशली जो घर पे काम करने के लिए आते हैं। आपके एक्सपीरियंस में आपने ऐसा कुछ देखा है या वर्कर से सुना है कि किसी तरीके से मतभेद करते हैं कि मतलब ग्लास काट देना? डिग्निटी का देखिए ऐसा है मैम, थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर की बात है, हर आदमी में अपना ईगो होता है, हर इंसान का, चाहे वो छोटा काम कर रहा हो चाहे बड़ा कर रहा हो, तो उसमें दोनों तरफ से ईगो क्लैश तो होते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे कई बार हो जाता है कि लड़कियां कहती है भैया मेरे को काम नहीं करना, या कई बार मैडम लोग कहती है भाई इस मेड को हम नहीं रखेंगे, आप लेके जाइए इसको। तो वो छोटी छोटी बातों पे कई बार बिल्कुल छोटी बात पे ईगो क्लैश हो जाता है। इसमें मतलब ये है कि काफी, जैसे हमारे कॉलोनी में भी फिलहाल डोमेस्टिक वर्कर्स को अलाउड नहीं है आना। तो ये इस इंडस्ट्री मतलब डोमेस्टिक वर्कर्स को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है कोविड का सिचुएशन, और आपकी कंपनी को भी इनफैक्ट?
मैम देखिए ये जो अभी जनवरी से स्टार्ट हुआ था, जनवरी से, और अभी आपका ये 7वां महीना आ गया, जुलाई आ गया। तो जुलाई तक 5-6 महीने में 2-3 महीने तो 2 महीने के करीब तो आप लॉकडाउन में ही थे, कुछ था ही नहीं उस टाइम, तो किसी ने कोई कहीं कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद अभी हम बैठे हैं तो अभी कुछ 30% 40% जो यूजुअल काम होता था उसका 30-40% काम हो रहा है, अभी लोग कॉल कर रहे हैं। बट अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आने जाने वाली कन्वेंस की प्रॉब्लम है, कोई कैंडिडेट को आना है जाना है। अब मेरे काफी वर्कर हैं जो उनसे बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि भैया हम तो फंसे पड़े हैं, आ नहीं सकते। अभी कोई दूसरे स्टेट में है तो वहाँ से उनको बुलाना लाना, पहले क्या होता था कि आ जाते थे इजीली, तो अभी वो थोड़ा सा इम्पैक्ट उससे ज्यादा पड़ रहा है कि भाई एक ये रनिंग सर्विस नहीं है कि भाई हाँ ठीक है मैं कल आ जाऊंगा, तो वो आ जाता था। अभी ये है कि पता नहीं कब आएगा, तो वो थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो रही है। और है वो तो सबका ही है मैम, जो सब पे है वही हमारे साथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारा सब ज्यादा बुरा है और लोगों का ठीक है। तो जो जैसे जिन लोगों का सबके साथ जो हो रहा है वैसे ही है मोस्टली जी। एक और चीज पूछनी थी कि आपने बोला था बांग्लादेश से यूजुअली वर्कर्स काफी आते हैं बट अभी कम हो गए, और कौन से एरिया से वैसे आपके पास वर्कर्स आते हैं? देखिए मैम, बांग्लादेश वाला जो मैंने जिक्र किया था उनको वो हम अपने वर्कर नहीं मानते उनको, क्योंकि उनका मैंने इसलिए कहा था कि वो जो पार्ट टाइमर होते हैं झुग्गी वगैरह में जो काम करते हैं रहते हैं और इनके हाई राइज बिल्डिंग के आसपास रहते हैं, वो पार्ट टाइमर वर्कर रहते हैं, तो वो उनमें हम डील भी नहीं करते। उनका डायरेक्ट अपना खुद का डील होता है, वो जाके सिक्योरिटी गार्ड से बात करके वो सीधा वो चले जाते हैं। वो पार्ट टाइमर वर्कर होते हैं, वो 1-2 घंटे वाले छुट्टा काम जो बोलते हैं, तो उनका हमारा नहीं रहता। हमारे पास ज्यादातर लोग हैं उसमें 60-80% लोग झारखंड से हैं और दूसरे स्टेट हैं, असम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, और इस तरफ के ये अब मुश्किल से 5-7 स्टेट हैं, इन्हीं से ज्यादातर लोग आते हैं। तो से ज्यादा नहीं है। हाँ जी, इन लोगों का ही ज्यादातर रहता है। तो उनका यानी कि जो बाहर के जो मैंने जिक्र किया था, तो उनका हमारा उनकी ज्यादा डीलिंग नहीं रहती हमारे। अच्छा जी, मतलब वो एज अ वर्कर आते हैं बट पार्ट टाइम वर्क उनसे, यानी कि हमारा बिजनेस मॉडल उनसे, यानी कि हमारा ये है कि हमारे पास लोग अप्रोच करते हैं फुल टाइम लिव इन मेड के लिए या फिर 10-12 घंटे के लिए, और वो लोग ऐसे काम नहीं करते। तो इसलिए हमारा ये ज्यादातर झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, इधर पे इन लोगों इनसे ज्यादा वास्ता रहता है। अच्छा, और एनीवे तो और मतलब ये जो वर्क कर रहे थे अभी जान से जो प्रॉब्लम चालू हुआ है, जो वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको सैलरी का कोई प्रॉब्लम हुआ है जो आपके नॉलेज में हो? मैम सैलरी का जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुछ 1-2 केस को छोड़ के तो ऐसा कुछ नहीं है। कई तो मेरे ऐसे इतने बढ़िया अच्छे क्लाइंट हैं। अभी मेरी कल एक लड़की से बात हुई थी, तो उसको मैंने पार्ट टाइमर जॉब के लिए लगाया था 12 घंटे के लिए। तो बीच में उनका मैम का जॉब का कुछ प्रॉब्लम था, तो मैम घर पे बैठी थी, पर वो उनको 13,000 की सैलरी में मैंने लगाया था, तो वो उनको 10,000 3 महीने से 10,000 रुपीज उसको घर बैठी को दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो समझते हैं कि भाई प्रॉब्लम है तो हेल्पफुल हैं। तो ऐसा कुछ वो पर्टिकुलर वो कोई आदमी का भाई ज्यादा किसी का लॉस हो गया और वो खुद को सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो नहीं है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बल्कि हेल्पफुल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हेलो यस मैम। हाँ, मैं बोलती हूँ नेक्स्ट सर, इसको मतलब आप बोलो कि जो जितना खुद का कैपेसिटी है उसके हिसाब से लोग मदद कर रहे हैं। जी। हाँ।
हाँ, इतना वो नहीं है कि भाई इतनी मारामारी हो गई कि भाई हमारे पास ही नहीं है, आपको क्या करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो पार्ट टाइमर जो वर्कर थे जिनको, उनको प्रॉब्लम हुई है। जो फुल टाइम लिव इन वर्कर थे उनको इतना कोई ज्यादा खास वो नहीं तो लिव इन वर्कर्स है वो अभी भी उनके साथ रह रहे हैं? वो इजीली वो तो काफी टाइम से, यानी कि लॉकडाउन में तो 1-2 महीने तो वैसे नहीं निकले, तो वो 3-3, 4-4 महीने से वो कहीं गए ही नहीं है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पार्ट टाइम वालों को वो फिर वो आना जाना वो लोगों ने फिर वो उनका, यानी कि सोसाइटी के रूल ऐसे हो गए कि भाई अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, और कोई वो जो लिव इन है उनको प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, आर यू देयर मैम? तो मैं पूछ रही थी कि जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं उनके तरफ से आपको कुछ कॉल आया है कि अभी सैलरी नहीं मिल रहा है या फिर हमको कोई और जॉब ढूंढवा दीजिए, ऐसा कुछ? हाँ मैम, ये तो थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ, जो पार्ट टाइमर जो काम कर रहे थे जिनका यानी काम नहीं चल रहा, मेरे पास कई लोग आए कि भाई अभी बैठे हैं, लॉकडाउन में परेशानी हुई है, वाइफ हस्बैंड दोनों बैठे हैं, काम नहीं है, तो पहले पार्ट टाइमर थे, अभी फुल टाइम काम लगवा दीजिए। तो इस तरह के कुछ हुए हैं, कुछ हुए हैं, ये ज्यादा तो नहीं। मैंने बताया जैसे पहले कि काफी लोग हेल्प करते हैं, तो जो बैठे हैं तो कई लोगों का काम चल रहा है, बट कुछ लोग हैं जिनका यानी कि परेशानी है, तो वो कह रहे हैं वो स्विच कर रहे हैं पार्ट टाइमर से फुल टाइम में। अच्छा, तो फुल टाइम में स्विच कर रहे हैं अभी? जी जी जी। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, और काफी हेल्प आपसे बात कर। जी 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 जी, मेरे को भी काफी अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपको कोई क्वेश्चन है हमसे पूछने के लिए? मेरा ये था कि मैंने ना वो पढ़ा था, आपने जो भेजा था मेरे को मेल में, तो मैंने पूरा तो नहीं, कुछ उसमें 60-70% कुछ पढ़ा था, तो उसमें वो था कि गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी में हमारा ये था कि उसमें जो ये जो स्विगी, जोमेटो और ये अर्बन क्लैब वगैरह ये जो हैं, तो इसमें जो है तो काफी लोग हैं, इसमें मार्केट बहुत बड़ा है, बट अभी जो पेनिट्रेशन जो है ना वो उसमें 5 से 10% हुई होगी अभी। पोटेंशियल बहुत है उसमें मुश्किल से 5 से 10% अभी कुछ पेनिट्रेट हुआ होगा, तो मार्केट बहुत बड़ा है ये। और इसमें हमारे इसमें पर्टिकुलर डोमेस्टिक के वाले इसमें फोर्थ आपके उसमें जाए तो ये डोमेस्टिक स्टाफ का इसमें तो बिल्कुल ही पेनिट्रेशन, इसमें क्या है कि मोटे मोटे इसमें OLX, स्पीकर और ये बुक माई बाई, इस तरह से अभी ये मोटे मोटे हमारा नैनी हो गया, इस तरह से कुछ 8-10 कुछ प्लेटफॉर्म हैं, बट उसमें क्या है कि एक उस तरह की परफेक्शन वाली कोई किसी में भी बात नहीं। इवन मैं अपने उसकी भी क्लेम नहीं करता कि परफेक्ट है, उसमें भी काफी चीजें मेरे को खुद पता है कि वो चीजें होनी चाहिए बट नहीं हो रही है, कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, कुछ ह्यूमन उसकी होती है, बट वो परफेक्शन वाली चीजें अभी नहीं है। अभी इसमें क्या है कि आपने अपना वही चीजें वही चल रही है, किसी कैंडिडेट को जॉब चाहिए, वो अपना प्रोफाइल वो 4-6 जगह डालेगा, फिर उसमें जैसे डाला तो उसमें क्या करेंगे, तो उसको जैसे आपने OLX या क्विकर पे डाला, आपको जॉब चाहिए, आपने अपना प्रोफाइल OLX या क्विकर या किसी पे डाला, तो उसमें बीच में क्या रहेंगे, प्लेसमेंट एजेंसी वाले कैच कर लेंगे उनका। हेलो हेलो हेलो, यस मैम, आर यू गेटिंग मी? जी जी जी, तो उसमें क्या होता है बीच में वो प्लेसमेंट एजेंसी वालों को वो पैकेज देकर लेके रखते हैं, तो वो बीच में फिर वही यानी कि वो जो मेन मकसद जो गिग इकोनॉमी। यस मैम। जी मैम, सॉरी मेरा नेटवर्क बात जा रहे थे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं मैम, मैक्सिमम बातें हो गई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
बस एक और चीज क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे थे कि अभी जो वर्कर्स है, स्पेसिफिक वर्कर्स का जो सिस्टम है गिग इकोनॉमी में उतना ज्यादा उभर के नहीं आया है। आपके हिसाब से मतलब क्या ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से डोमेस्टिक वर्क इतना ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं हो रहा है? मैम देखिए, रीजन उसमें जहाँ तक मेरा मानना है उसमें सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन। सबसे बड़ी चीज ये है, और कुछ अवेयरनेस भी। एजुकेटेड लोग भी मैंने देखे मेरे पास आते हैं, बोलते मैंने बीए कर रखा है, और उनको मैं ये कहूँ आप ईमेल कर लोगे, उनसे एक छोटी सी बात पूछ लूँ कि भाई इसका गूगल का सीईओ कौन है, तो उन्हें नहीं पता होता है वो टेक्निकल चीजें। तो वो लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। अच्छा। तो कुछ इसमें ये है कि कुछ जिसको इंटरेस्ट है वो सारा सब कुछ चलाते हैं, और नहीं है इंटरेस्ट तो काफी लोगों को इसके बारे में एक तो अवेयरनेस नहीं है कि भाई ये चीजें यहाँ पे ऐसे हो रही हैं। राइट। तो काफी लोग अभी आने लगे हैं, कई मेड वगैरह हमें यानी कि इस पे ऑनलाइन सर्च करती हैं, कई तो कहती है भैया मैंने आपका गूगल में निकाला, आपका यूट्यूब पे वीडियो देख के मैंने आपको कॉल किया। अच्छा। तो काफी अच्छा लगता है। तो अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, बट इतना वो नहीं है जितनी पेनिट्रेशन होनी चाहिए मान लीजिए, तो उस हिसाब से नहीं है। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये एजुकेशन वाला है। एजुकेटेड लोग भी हैं, बट उनको भी थोड़ा अवेयरनेस की वो है। और फिर दूसरा और सबसे बड़ा रीजन जहाँ तक मेरी समझ में आता है, उसमें क्या है कि जो अपने इंडिया में जो सिस्टम है कि उसमें एक ये नहीं रहता, आदमी का ट्रस्ट फैक्टर भी रहता है। इंटरनेट पे कोई चीज मिल रही है वो सही है, जेन्युइन है, वो यानी कि काफी लोगों ने स्कैम भी कर रखे हैं कि भाई हम आपको जॉब दे देंगे, ये दे देंगे आपको, तो उनसे पहले पैसे ले लेते हैं, तो वो इसलिए भी लोग डरते हैं। तो वो भी एक रीजन है। तो सबसे बड़ा रीजन तो वही है कि आदमी जब यूज करता है, यूज तो हो जाता है। अभी मैं कोई ऐप चला रहा हूँ या कोई वेबसाइट, तो मेरे को पता है उसके बारे में, तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि हाँ भाई ठीक है। तो वो चीजें अभी है नहीं। अभी थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल से और 5-10 साल लगेंगे, तो लोगों को अभी थोड़ा अवेयर होने में इतना, यानी कि अभी खैर इससे हुआ है, काफी फर्क पड़ा है। जैसे कोविड से लोग जा नहीं सकते, तो सारा फोन पे ही सब कुछ हो रहा है। राइट। तो इससे फायदा हुआ है थोड़ा बहुत लोगों को। तो थोड़ा सा फोन में थोड़ा फ्रेंडली हो गए हैं लोग, सीखने की कोशिश कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी थोड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, आदमी तो कहाँ जाएगा, तो वो यही सोचता है कि भाई यहीं से ढूंढ लो, यहीं से कर लो कोई चीज। वो चीजें हैं अभी थोड़ा। मैंने भी इसमें थोड़ा अभी रिसर्च करके अभी एक और नया बिजनेस स्टार्ट किया है इसमें, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, और इसका क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया है हमने भी अभी। अच्छा। ओह अच्छा, तो अभी नया चालू किया आपने? जी मैम, जी। ओके। तो अभी लोगों में है, धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, तो आगे अभी मैं इस पे रिसर्च देख रहा था काफी। तो इसमें सबसे ज्यादा तो ये इसी का वेबसाइट डेवलपमेंट का ही, इसकी सबसे ज्यादा सैलरी है। 60,000 के करीब एवरेज सैलरी है इसमें। तो 60,000 के करीब एवरेज सैलरी है, तो सबसे ज्यादा तो ये डिमांड में है अभी। तो आगे आने वाले टाइम में डिमांड में है, तो मतलब कंज्यूमर है। तो वही चीजें हैं। तो गिग इकोनॉमी का है, फ्यूचर है आगे आने वाले टाइम में। आदमी को कुछ भी चाहिए तो आगे, अभी जैसे ये फ्रीलांसर है, अपवर्क है, तो बाहर के लोग तो अभी तो यूएस यूके, वो तो 60-70% लोग फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। तो अपने यहाँ अभी वो नहीं है। अभी तो वो गिग इकोनॉमी है, लोग ब्लॉगर हैं, कोई इंडिपेंडेंट राइटर है, कोई कुछ है, तो वो अपना वो कहीं किसी भी कंट्री में रहते हैं या घूमते हैं, अपने बैग पैक कर रहते हैं, उनका अपना फोन से, उससे लैपटॉप से काम हो रहा है। कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई मार्केटिंग की सर्विस दे रहा है, या कोई ब्लॉगर है, या कोई यूट्यूबर है, तो वो है गिग इकोनॉमी। वो है थोड़ा सा स्किल में फिर भी थोड़ा सा पेनिट्रेशन थोड़ा
हर क्लास तक पहुंचना भी बाकी है। हाँ, थोड़ा सा लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस, और तीसरा लोगों का डर है एक कि भाई आपको ये फ्रॉड ना हो जाए उसमें, वो भी है। तो ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है इसमें। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी लोगों की और अवेयरनेस बढ़ेगी कि हाँ भाई ये ठीक है। पहले लोग ऑनलाइन कुछ परचेज नहीं करते थे, तो इन्होंने क्या नाम इसका, फ्लिपकार्ट ने जैसे वो स्टार्ट किया कि भाई आप कैश ऑन डिलीवरी करो, तो फिर वो उनका बढ़ गया। तो उसी तरह से इसमें भी अगर कुछ रिवोल्यूशनरी कुछ लोग करेंगे कि भाई जैसे हम अभी स्टार्टिंग में कहते हैं कि भाई आपको इतने टाइम ये फ्री है कुछ है, तो उसको सर्विस पहले बिलीफ दिलाएं कि भाई ये जेन्युइन है, सही काम है, तो लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, पर टाइम लगता है हर चीज में। राइट, चेंजेस हो रहे हैं अभी धीरे धीरे करके। हाँ, धीरे धीरे नहीं, थोड़े से ज्यादा तेज ही हो रहे हैं बल्कि अभी तो इस हिसाब से हो रहे हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है अभी तो। स्पेशली कोविड में काफी चेंज अभी दिख रहा है। जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि सब लोग बहुत डिपेंड हो रहे हैं, डिपेंड होना पड़ रहा है टेक पे, इसलिए थोड़ा सा डिजिटल लिटरेसी भी अभी बढ़ रही है। अभी तो सारी चीजें अभी ऑनलाइन हो रही हैं, जितने कोर्सेज हैं। मैं मेरे लड़के को मैं कोर्स करवा रहा था, मैं यार तो डिजिटल मार्केटिंग का कर ले, तो मैंने उससे अपवर्क से वो क्या नाम था उसका, उडेमी से, वहाँ से उसको कोर्स करवा दिया, वो कर रहा है, मैंने भी कर लिया उसमें से। तो आजकल काफी प्लेटफॉर्म है, उससे आप ऑनलाइन सारा सब कर, वो चीजें भी हैं। अच्छा है और वो बढ़िया है। मैं तो मेरा तो शुरू से ये मानना है कि 80% काम आपके घर बैठे आप कहीं से भी कर सकते हो। आजकल इतने रिसोर्स हैं, इतने टेक्नोलॉजी है, तो 80% काम तो आदमी घर बैठे आराम से कर सकता है। एक चीज पूछना था कि मिल सकता है नंबर, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही थी, मैं समझ नहीं पाया। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो वुमेन वर्कर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, चाहे वो लिव इन हो, मतलब उनके कन्वीनियंस जैसा भी, लिव इन या फिर पार्ट टाइम हो, बात हो सकती है अराउंड 3-4 अगर वर्कर्स का नंबर मिल सकता है तो? हाँ बिल्कुल, आप जैसे कहेंगे वैसे मैं इनको आपके बारे में बता दूंगा, आपका नंबर दे दूंगा, आपसे कोऑर्डिनेट आप करके और आप बात कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेट मैं कर लूंगी। बस थोड़ा सा एक ये ध्यान रखिएगा कि हमारा वर्कर है, किसी को थर्ड पार्टी को ये ना हो कि भाई ये अवेलेबल है, तो वो थोड़ा सा उनका, यानी जिससे उनके कॉन्टेक्ट का थर्ड पर्सन के पास ना जाए, नहीं जाते। मैं आपको दूं तो सिर्फ आप तक ही रहे। बस ये थोड़ा मेरा कंसर्न है, ये और कोई बात नहीं है, थोड़ा कंसर्न रहता है। डेफिनेटली जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4-5 लोगों के मैं आपको नंबर में मैसेज कर दूंगा और उनको बता दूंगा, तो फिर मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर लूंगी जो भी उनका फ्री टाइम होगा। हाँ, 1-2 यानी कि पार्ट टाइमर 2-3 और 2-3 फुल टाइमर। हाँ ठीक। अगर 4-5 के अराउंड मिल जाए इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। ये तो दिल्ली में ही वर्क करने वाले हैं ना, मतलब दिल्ली गुड़गांव में? हाँ, दिल्ली गुड़गांव के। आपको अगर बाहर के चाहिए, मेरे पास तो ऑल ओवर इंडिया के हैं, 1-2 बाहर के भी हैं, तो अगर जैसा आपको चाहिए वैसा आप मेरे को बता दीजिएगा। अच्छा, हाँ जी। एक्चुअली अभी फिलहाल के लिए दिल्ली गुड़गांव ठीक है, क्योंकि हमारा एक्चुअली स्टडी 3 जगह का है। आपने क्योंकि पढ़ा है उसमें, तो दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे का है। हाँ, यही इनका ही तीनों का था, और मेन इन्हीं में है। जी। क्या? मेन यही 3-4 सिटी है मैम, इनमें ज्यादातर ये हैं अभी। एग्जैक्टली। हाँ, हमको दिल्ली में ही नहीं मिल रहे थे, तो आपका कांटेक्ट, और आपने बहुत प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया, तो और काफी हेल्पफुल भी रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थोड़ा सा इंटरेस्ट वाली बात होती है मैम, आदमी का अपना इंटरेस्ट है तो उसको दूसरे में इंटरेस्ट आता है। मेरे को इन चीजों के बारे में, मिलिंडा गेट्स के बारे में, इनके फाउंडेशन के बारे में थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, इनके बारे में थोड़ा पता है, तो मैंने थोड़ा इंटरेस्ट ले लिया इसमें। किसी को नहीं पता, वो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेता होगा, यही चीज। एग्जैक्टली, आपने पहले ही बोला था कि आपने सैंपल साइज और ये सब पूछा, तो मुझे लगा कि आपको पता ही होगा। इनफैक्ट मैंने अपना खुद का ये एनजीओ मैंने 3 साल पहले रजिस्टर्ड किया है, और उसमें काम भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत,
तो अभी मेरा इसमें प्लान था इसमें काम करने का, तो अभी और उसकी वेबसाइट वगैरह बना के और आगे और उसमें काम अभी तो मैंने एक साथ कई प्रोजेक्ट चला रखे हैं, तो सारों पे एकदम से पूरा काम नहीं हो पा रहा, थोड़ा टीम बिल्डअप कर रहा हूँ मैं अभी। राइट। तो होपफुली कभी मिलते हैं मैम, कभी अगर होता है अभी इसके वजह से हम लोग नहीं मिले, वरना वी वुड प्रेफर कि हम ऑफिस में बैठ इंटरव्यू करें, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। बट इस सिचुएशन की वजह से हमको ऐसे टेलीफोनिक इंटरव्यूज करने पड़ते हैं। बहुत अच्छा रहा मैम आपसे बात करना, बहुत बढ़िया मैम। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू।